नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़। टॉप न्यूज़ में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज। नागालैंड में नाम वापसी तारीख समाप्त होने के बाद 59 सीटों पर 183 उम्मीदवार मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। राज्यसभा की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मामला गरमाया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सदस्य रजनी अशोक राव पाटिल को सत्र की शेष बैठकों से किया निलंबित। केंद्र ने माल ढुलाई शुल्क को किया खत्म। ई नीलामी के माध्यम से पूरे भारत में थोक उपयोगकर्ताओं को 2,350 रुपए प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर अनाज बेचने का फैसला। अमेरिका का दावा, अलास्का हवाई क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे संदिग्ध गुब्बारे को उसके लड़ाकू विमानों ने मार गिराया। संदिग्ध गुब्बारा चीन का होने का शक। पहले टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। कप्तान रोहित के शतक, जडेजा, अक्षर पटेल के अर्धशतकों की बदौलत भारत ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया पर 144 रनों की बढ़त बनाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री दक्षिणी त्रिपुरा के उदयपुर और धलाई जिले के अंबासा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री माणिक साहा, भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी महेश शर्मा और पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। मोदी धलाई जिले के अंबासा में दोपहर करीब 12 बजे पहली रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी रैली दोपहर 3 बजे गोमती में होगी। हम बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान है। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता का, जो कि त्रिपुरा में मौजूद हैं। अमरेंद्र, आप त्रिपुरा पहुंच चुके हैं, क्या कहती है वहां की चुनावी फिजा? प्रतिबिंब, पूर्वोत्तर के इस खास राज्य त्रिपुरा में इस समय पूरा चुनावी जो मैदान है वो सजा हुआ है। विभिन्न दलों के जो बड़े नेता हैं वो लगातार यहाँ पे चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। 16 फरवरी को यहाँ मतदान है और इसके लिए आज मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अहम रैलियां आज पूर्वोत्तर के इस राज्य में होने वाली हैं। ये रैलियां बहुत खास इसलिए भी मानी जा सकती है प्रतिबिंब, क्योंकि प्रधानमंत्री का अगर मैं बता दूं तो आज के बाद 13 तारीख को भी एक रैली है। इससे पहले पिछले 1 महीने पहले प्रधानमंत्री स्वयं अगरतला आके उन्होंने 4,400 करोड़ रुपए की कई आधारभूत संरचनाओं और कई योजनाओं की घोषणा की थी। तो आज ये रैली अहम है। धलाई के अंबासा में जो रैली है वो तकरीबन 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा गोमती के उदयपुर विधानसभा में भी एक रैली करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ का जो चुनावी गणित है वो बहुत एक अहम माना जा सकता है प्रतिबिंब। 2018 में आपने देखा होगा कि बीजेपी ने लेफ्ट के जो है 25 साल के शासन का अंत करते हुए एक अच्छे बहुमत से यहाँ पे सरकार बनाई थी और लगातार कल से हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के लिए जितना काम इन 5 सालों में बीजेपी की सरकार में हुआ है और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के डॉक्टर माणिक साह, उनकी जो एक कहते हैं कि जो उनकी पॉपुलरिटी का जो ग्राफ है वो लगातार लोगों के बीच में है। इतने सरल तरह के वो इंसान हैं। उन्होंने और आज इस पॉपुलरिटी के ग्राफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हैं वो भी समाहित हो जाएंगी। आप वहां पर बने रहिएगा, आप लगातार समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी तक के अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता त्रिपुरा से बता रहे थे कि वहां पर किस तरीके का चुनावी माहौल चल रहा है और प्रधानमंत्री के वहां रैलियां करने के पश्चात ये माहौल कितना और गर्मा जाएगा। इस बीच नागालैंड विधानसभा चुनाव में कुर्सी की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों की तस्वीर लगभग साफ हो गई है।
59 सीटों के लिए चुनाव मैदान में कुल 183 उम्मीदवार हैं और इनमें सिर्फ 4 महिला उम्मीदवार हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी शशांक शेखर ने ये जानकारी उपलब्ध करवाई है। उम्मीदवारी का नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद चुनाव अधिकारी के अनुसार उन्होंने मीडिया को बताया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कजेतो किनिमी को जुन हेबेतो जिले की अकुलोतो विधानसभा सीट पर निर्विरोध चुन लिया गया है। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए 225 नामांकन प्राप्त हुए थे। सत्तारूढ़ एनडीपीपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा 20 सीटों पर, कांग्रेस 23 सीटों पर, जबकि एनपीएफ 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी 15 सीटों पर, एनपीपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 12-12 सीटों पर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले 9 सीटों पर, जनता दल 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हम बता दें कि नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा और 2 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के मारोल में अल जामिया तुस सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई समुदाय, समाज और संगठन उसकी पहचान इससे है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। उन्होंने कहा कि समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है। कुछ प्रयास और कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कई दशकों के सपने लगे होते हैं। मुझे बात पता है कि मुंबई शाखा के रूप में अल जमाया तुस सैफिया का जो विचार हो रहा है, इसका सपना दशकों पहले ही जो होलीनेस सैयदना अब्दुल कादिर नईमुद्दीन साहब ने देखा था। उस समय देश गुलामी के दौर में था। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा सपना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। G20 प्रतिनिधियों के एक समूह ने गुजरात के भुज में एक प्रतिष्ठित स्मारक का दौरा किया, जिसे यहां 2001 में आए भूकंप में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया था। G20 प्रतिनिधियों के समूह ने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। तुर्की G20 समूह का सदस्य है, जो दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। हम बता दें कि 7 से 9 फरवरी तक गुजरात के प्राचीन कच्छ के रण में पर्यटन ट्रैक के तहत प्रभावशाली ब्लॉक की पहली बैठक में भारत और विदेशों के प्रतिनिधियों सहित 100 से अधिक G20 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने माल ढुलाई शुल्क को खत्म करने और ई नीलामी के माध्यम से पूरे भारत में थोक उपयोगकर्ताओं को 2,350 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर अनाज बेचने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने नेफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार जैसे संस्थानों को दिए जाने वाले FCI गेहूं की कीमत को 23 रुपये 50 पैसे से घटाकर 21 रुपये 50 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। इन संस्थानों को अनाज को आटे में परिवर्तित करने और अधिकतम खुदरा मूल्य 29.50 रुपये प्रति किलो पर बेचने के लिए गेहूं की पेशकश की जा रही है, लेकिन अब उन्हें 27.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचने के लिए कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के करीब 4,500 नियमित मस्टर रोल कर्मचारियों की नौकरियों के नियमितीकरण को मंजूरी दे दी है। NDMC ने 2019 में इन नौकरियों को नियमित करने का प्रस्ताव पारित किया था और इसके बाद प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालय को भेज दिया गया था। हम बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा है कि इनमें से हजारों लोगों की जिंदगी पक्की नौकरी से बदल जाएगी। सरकारों का काम अपने कर्मचारियों और जनता का ख्याल रखना है। मैं संघ का शुक्रगुजार हूं।
कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रजनी अशोक राव पाटिल को राज्यसभा की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए मौजूदा सत्र की शेष बैठकों से निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में इसकी घोषणा की। जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे कृत्य को मंजूर नहीं किया जा सकता। इससे पहले सत्ता पक्ष की ओर से इस मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव पर सभापति ने नेता सदन पीयूष गोयल, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विभिन्न दलों के कई सदस्यों का पक्ष भी सुना। सभापति ने कहा कि सदन का फैसला सर्वोच्च है और कोई भी अन्य संस्था इसकी जांच नहीं कर सकती। I would urge your good self to kindly name the member who was involved in this act and appropriate actions befitting the disregard for the directions of the chair, befitting the breaking of the rules of this house should be taken out in this case. The following motion to be adopted by the House, sir, that this House, having taken serious note of unparliamentary, unprofessional, contemptuous, unbecoming of a member of parliament conduct of Srimati Rajani Ashok Rao Patil regarding recording/filming of the proceedings of the House during reply to the motion of thanks on President's address by Honorable Prime Minister on 9th February 2023, and then giving it to others, publishing it on the social media in utter disregard to the authority of the House and the Chair, condemns the conduct of the member and resolves that Srimati Rajani Ashok Rao Patil be suspended from the service of the Council for the remainder of this session. बहुत से इस सदन में बहुत कुछ हुआ, उधर भी हुआ, इधर की बात भी हुई, और इसीलिए अब वो छोड़ दीजिए। अब ये आपके सामने आया है, आप निर्णय लीजिए, उनके दबाव में निर्णय मत लीजिए, मेरा यही कहना है। We have an ethics committee. That ethics committee may consider, examine that matter and find a solution. ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ टूट पड़ा हो, ये हो गया, ऐसा पहले भी दर्जनों बार हुआ है। इसको इतना सीरियसली मैं आपसे ही प्रार्थना करूंगा, मत लीजिए। I mean, apart from, to use the loose phrase, first time offender, it is also something which is require a lot of investigation before you would consider any further action. That's my humble suggestion. ऐसा इंसिडेंट जब हुआ था, तब के चेयरमैन माननीय वेंकैया नायडू जी ने very strictly had given a direction. Very strictly on that day, strictly on that day, there was a direction that such incidents will not be repeated. If at all repeated, then there will be a strict action. That was also told in the same house, sir. सर, जिस तरह से इस सभागृह में चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि अगर किसी से अननोइंगली कोई गलती होती है तो उसकी इतनी अगर बड़ी सजा आप देंगे नाम ले लेके, तो मुझे लगता है कि जो एक स्वतंत्रता सेनानी से घर से आती है, उस व्यक्ति को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। Honorable members, I need to hold down, one second, please take it. I need to hold out an assurance to the members. The honorable member has indicated that our action should not be such that some other authority can scrutinize it. I assure the House, there is no authority beyond Parliament to scrutinize our actions. I further assure the House, there is a constitutional prescription to that level. I indicated so on 7 December 2022. I reiterate, we are the ultimate architect of Constitution. There is no authority under the Constitution that can even look at issues that are meant for us. There was a suggestion, one second. There was a suggestion that we could immediately investigate through agencies Twitter handle. I said no, that idea doesn't occur to me. And that suggestion came from a distinguished member. I said, as chairman, I will vindicate the trust of my electorate. We will deal it in-house
and we will not seek any outside assistance. इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण उपाय अध्यादेश 2023 पर राज्यपाल ने मोहर भी लगा दी है। प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 के लागू होने के बाद छात्र अगर नकल करते हुए पकड़े जाते हैं या कराते हुए पकड़े जाते हैं तो उसे 3 साल कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, और वो छात्र दोबारा पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के इस्तेमाल करते पाए जाने पर अर्जित संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है। और अब फटाफट नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आज भारतीय पुलिस सेवा के प्रोबेशनरों के 74 RR नियमित भर्ती बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित करने वाला है। केंद्रीय गृह और सहकारी मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में इसमें उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने परेड की समीक्षा की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इस साल के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में अपनी पहली चुनावी रैली के लिए आज बस्तर का दौरा करेंगे। JP नड्डा आदिवासी क्षेत्र पर पकड़ बनाने के लिए जगदलपुर के रेलवे ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत दौरे पर पहुंचे मध्य अमेरिकी देश अल साल्वाडोर की विदेश मंत्री एलेक्जेंड्रा ने विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान स्वास्थ्य सहयोग और गतिविधियों, क्षमता निर्माण और वाणिज्य के विस्तार पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को 2 और जज मिल गए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या क्षमता के तहत पूरी 34 हो गई है। दोनों नए जज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में शपथ लेने पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के 6 सदस्यीय कॉलेजियम ने 31 जनवरी को इन दोनों नामों को केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड की यात्रा करेंगे और पार्टी की राज्य इकाई के व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो की शुरुआत करेंगे। वो रांची से करीब 400 किलोमीटर दूर साहिबगंज जिले में पाकोड़ विधानसभा क्षेत्र में गुमानी मैदान से 60 दिवसीय हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगे। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले आगंतुकों को 13 फरवरी से एयर सुविधा मंच पर प्रस्थान पूर्व कोविड जांच रिपोर्ट डालने और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की है। बजट में गरीब परिवारों को हर महीने निःशुल्क फूड पैकेट, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यहां के जिला अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राज्य की राजधानी में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। न्यायमूर्ति SN पाठक की अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को अदालत के आदेश को सख्ती से लागू करना होगा। लोकसभा सचिवालय के अनुसार संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार अपने दुर्लभ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकटों के संग्रह को प्रगति मैदान में 4 दिवसीय राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी में प्रदर्शित करेगा। डाक विभाग द्वारा 11 से 15 फरवरी तक अमृत पैक्स 2023 नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। G20 फूड फेस्टिवल आज से तालकटोरा स्टेडियम में शुरू हो रहा है। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस फूड फेस्टिवल में देश के 14 राज्य और 11 होटल हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कृषि मंत्रालय भी अपने स्टॉल लगा रहा है। यहाँ 43 फूड स्टॉल अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर केंद्रित रहेंगे। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका द्वारा चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अमेरिकी फाइटर जेट ने अलास्का हवाई क्षेत्र के ऊपर अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे एक संदिग्ध वस्तु को भी मार गिराया है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने अलास्का के ऊपर एक दूसरी उच्च ऊंचाई वाली वस्तु को मार गिराया है।
व्हाइट हाउस के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने पिछले 24 घंटे में अलास्का के हवाई इलाके में एक उच्च ऊंचाई वाली वस्तु को मार गिराया है। My understanding is it was at 40,000 feet when it was detected and ultimately taken down. The NORAD Northcom commander does not have the authority necessarily to take down an object if it's not posing a potential hostile intent or actions. However, given the fact that this aircraft was, this object was operating at an altitude that posed a reasonable threat to civilian air traffic, after consultation with the Secretary and the President, and of course the President, on our advice, gave the order to take it down, and we took it down. संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त शिवंका धनपाला ने कहा है कि इस हफ्ते इलाके में आए विनाशकारी भूकंप से सीरिया में करीब 53 लाख लोग बेघर हो गए होंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कई लोगों ने अपने घर खो दिए या वो क्षतिग्रस्त इमारतों में लौटने से डर रहे हैं। ऐसे में उनका अनुमान है कि भूकंप से प्रभावित 53.7 लाख लोगों को देश भर में आश्रय सहायता की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भूकंप से करीब 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज कई स्थायी और अस्थायी अस्पतालों में चल रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने गोपनीय दस्तावेजों की जांच के सिलसिले में इंडियाना में पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस के आवास की तलाशी ली। इस दौरान माइक पेंस के वकील की ओर से गोपनीय दस्तावेजों की खोज के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इससे पहले FBI इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आवास की तलाशी ले चुकी है। FBI ने 1 फरवरी को बाइडेन के डेलावेयर स्थित आवास की तलाशी ली थी। पिछले महीने पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस के आवास से गोपनीय दस्तावेज मिले थे। माइक पेंस के वकील ने कहा था कि पूर्व उपराष्ट्रपति के आवास से मिले गोपनीय दस्तावेजों को राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दिया गया है। रूस ने यूक्रेन भर में हमलों की एक लहर में बम वर्षकों को क्रूज मिसाइलों और किलर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। कीव का कहना है कि आक्रमण कई दिनों से चल रहा है और इसके 1 साल पूरा होने से पहले ये और तेज होता दिख रहा है। यूक्रेन के सैन्य प्रमुख जनरल वालेरी ज़ालुजनी ने कहा कि रूसी सेना ने 71 क्रूज मिसाइलें, 35 S-300 मिसाइलें और 7 शाहिद ड्रोन लॉन्च किए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना ने 61 क्रूज मिसाइलों और 5 ड्रोनों को मार गिराया है। पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है, लेकिन इस बीच IMF ने भी पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। IMF ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $1.1 अरब की किश्त रोक दी है। पाकिस्तान और IMF के बीच बेल आउट पैकेज को लेकर बात नहीं बन पाई। पाकिस्तान लगातार डिफॉल्ट होने की तरफ बढ़ रहा है और इस बीच IMF समेत बाकी देशों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। उधर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार घटता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार पिछली यूपीए सरकार के पापों को धो रही है, क्योंकि उसे भविष्य में हस्तांतरित की गई ईंधन सब्सिडी चुकानी थी। राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार ने तेल कंपनियों को तेल बॉन्ड जारी किया था, क्योंकि उन्हें ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाने पर नुकसान हुआ था। ये बॉन्ड सब्सिडी थे जिनका भुगतान भविष्य की सरकारों द्वारा किया जाना था। कुल मिलाकर 1.71 लाख करोड़ रुपए मूल्य के तेल बॉन्ड जारी किए गए, जिसके विरुद्ध ब्याज सहित 2.34 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और 2025-26 में अंतिम भुगतान के साथ 1.07 लाख करोड़ रुपए बाकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को G20 देशों के यात्रियों को भारत में रहने के दौरान मोबाइल आधारित UPI का उपयोग करने की अनुमति देने के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। UPI के जरिए कभी भी अपने बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा भेजा और मंगाया जा सकता है।
आरबीआई ने बुधवार को इस संबंध में विदेशी नागरिकों और भारत आने वाले प्रवासी भारतीयों को इसके उपयोग की अनुमति देने की घोषणा की थी। आरबीआई ने कहा था कि इस सुविधा की शुरुआत चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आने वाले G20 देशों की यात्रियों से होगी। बता दें कि भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभाली थी। यूपीआई के जरिए भुगतान जनवरी में मासिक आधार 1.7% बढ़कर करीब 13 लाख करोड़ रुपए रहने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम जनता को अपराधीकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के विरुद्ध सतर्क किया है। आरबीआई ने उन संस्थानों की अलर्ट लिस्ट भी जारी की है जो विदेशी मुद्रा व्यापार में सौदा करने के लिए अधिकृत नहीं है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म्स पर जनता के लिए अपनी अलर्ट लिस्ट को जारी किया, जिसमें ऐसी संस्थाओं, प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स के नाम शामिल हैं जो ऐसी संस्थाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इस संबंध में आरबीआई ने पिछले साल सितंबर में एक अलर्ट लिस्ट जारी की थी जिसमें 34 संस्थाओं के नाम थे। वर्तमान में इस सूची में अब 48 संस्थाओं के नाम शामिल हो गए हैं। और बात करते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों की। नागपुर टेस्ट के पहले दिन की तरह दूसरा दिन भी मेजबान भारतीय टीम के नाम रहा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 321 रन बना लिए। इस तरह से टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर 144 रन की बढ़त हासिल कर ली है। टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने 120 रनों की शानदार पारी खेली। उनके अलावा रविंद्र जडेजा 66 और अक्षय पटेल 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। तीसरे दिन टीम इंडिया की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा और तेज़ी से रन बनाने की होगी ताकि वो एक बड़ी बढ़त हासिल कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी खेलने का मौका दें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 11 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। 11 फरवरी साल 1990 को नेल्सन मंडेला को 27 सालों की कैद के बाद रिहाई मिली थी। मंडेला को जून 1964 में राजद्रोह और साजिश के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इनकी शुमार दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में होती है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार के लिए लंबा संघर्ष किया था। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद इन्होंने शांति बहाल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 1990 में विश्व शांति में अतुलनीय योगदान के लिए मंडेला को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से नवाजा गया। इन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 फरवरी साल 1847 को महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म अमेरिका के ओहायो में हुआ था। साल 1878 में एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। साल 1880 में एडिसन को इसका पेटेंट दिया गया। उनके सबसे बड़े आविष्कारों में से एक बिजली के बल्ब के आविष्कार में ये 10,000 से अधिक बार असफल हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एडिसन को अपने जीवन काल में कुल 1093 पेटेंट मिले थे, जो उनकी कड़ी मेहनत को दर्शाते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर के क्षेत्र में भी कई आविष्कार किए थे।